नासा और एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉट। इस हद तक ईश्वर हो जाना मतलब बिल्कुल नई तरह की इंसान बना लेना। स्पेस की गहराइयों से एक संदेश। ये सिग्नल साफ तौर पर आर्टिफिशियल हैं और ये बार बार आ रहे हैं। और अमेरिकी जासूस, रहस्यमयी एलियन यान और रूसी सैनिकों का पत्थर बन जाना। अगर कुछ नहीं था तो CIA वहां पर क्या करने गई थी? ये है साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। धरती पर इंसान की औसत उम्र 80 साल है, पर स्पेस में इंसान की औसत उम्र है 15 सेकंड। करोड़ों डॉलर का स्पेस सूट ना पहना हो तो इंसान की त्वचा, मुंह और आंखें जल जाते हैं और फेफड़े फट जाते हैं। इंसानी शरीर स्पेस में रहने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम इसे बदल सके तो। अगर हम परफेक्ट एस्ट्रोनॉट तैयार कर सकें तो। शुरू से ही नासा सिर्फ स्पेसशिप्स को ही बेहतर नहीं बनाता आया है, एस्ट्रोनॉट्स को भी बेहतर करता रहा है। जीरो ग्रेविटी और स्पेस के रेडिएशन पार्टिकल्स हमारे शरीर की हालत खराब कर देते हैं, बेशक हम स्पेसक्राफ्ट में सुरक्षित ही क्यों ना हो। डॉक्टर टॉबी फ्रिडमैन नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के मेडिकल डायरेक्टर थे, जो अमेरिकन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एस्ट्रोनॉट बनाने की बात रखी थी, जिसे उन्होंने ऑप्टिमन का नाम दिया था, जो स्पेस के मुश्किल हालात झेलने के काबिल हो। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी आई साइट बेहतरीन हो, जिनमें ताकत हो और जो बहुत ऊंचाई पर भी जिंदा रहते हुए सब काम अच्छे से कर सके। ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी तब तक सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाए जब तक खास कैपेबिलिटी वाले ऑप्टीमैन ना तैयार कर लिए जाएं। जैसे हॉर्स ट्रेनर रेस में जीतने वाले घोड़े को तैयार करता है, वैसे ही फ्रीडमैन के दिमाग में एस्ट्रोनॉट ब्रीडिंग प्रोग्राम था। मर्क्यूरी प्रोग्राम के समय से ही नासा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से एस्ट्रोनॉट चुनता आया है, लेकिन सबसे फिट एस्ट्रोनॉट भी स्पेस ट्रैवल की मुश्किलें नहीं झेल पाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन बिताने का असर नेवी पायलट स्कॉट कैली पर दिख रहा है। आउटर स्पेस में रहने की वजह से हड्डियां कुछ हद तक कमजोर हो जाती हैं। मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, वो सब दिक्कतें आने लगती है जो नहीं आनी चाहिए थी, और आप अंधे भी हो सकते हैं। अब तक नासा के सबसे ताकतवर एस्ट्रोनॉट रोबोट ही है, पर हम अब तक ये नहीं सोच पाए हैं कि ऐसा रोबोट कैसे बनाया जाए जिसमें इंसानों जैसी समझ, चतुराई, समय से आगे सोचने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत हो। मैनफ्रेड क्लाइंस और नेथन क्लाइन नामक दो साइंटिस्ट का कहना है कि उनके पास इसका सॉल्यूशन है। इंसान और मशीन को मिला दिया जाए। क्लाइंस और क्लाइन ने एक जर्नल में इंसानी शरीर को साइबरनेटिक्स की मदद से बेहतर बनाने के बारे में लिखा है, और ऐसे इंसान को साइबॉर्ग कहते हैं। साइबॉर्ग में बदला गया इंसान न सिर्फ स्पेस यान की लंबी यात्रा को झेल पाएगा, बल्कि स्पेस में जिंदा रह सकेगा और दूसरे प्लेनेट पर बिना स्पेस सूट पहने घूम पाएगा। उनका कहना है कि अगर एस्ट्रोनॉट के मुंह और नाक को सील कर दिया जाए, डीकम्प्रेशन से बचने के लिए फेफड़ों को पिचका दिया जाए और लैब में बने सिंथेटिक ऑर्गन से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाए तो ऐसा हो सकता है। आइडिया ये था कि बिना स्पेस सूट के स्पेस में कहीं भी जा सके। ये साइबॉर्ग एस्ट्रोनॉट जो आधा इंसान और आधा रोबोट होगा, उन दिक्कतों को भी झेल लेगा जिन्हें सबसे फिट इंसान भी नहीं झेल पाता। इंसान और मशीन एक ही शरीर में, ये सोचना काफी इंटरेस्टिंग है। आंखों की जगह मशीनी आंखें, हड्डियों की जगह कुछ और मटेरियल, ताकि आपको कभी भी बोन डेंसिटी कम होने की फिक्र ही ना हो। ये नहीं कि ऐसा सचमुच हो सकता है, बल्कि ऐसा तो हो ही रहा है। लोगों को लैब में बने हाथ पैर सफलतापूर्वक लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से तरक्की हो रही है वो अद्भुत है, और इसमें नासा सबसे आगे है।
लेकिन जब कोई चीज फैक्ट्री या वर्कशॉप से हजारों लाखों मील दूर हो, तब मशीनी हिस्सों को चलाना, ठीक रखना या बदलना आसान नहीं होता। अगर आपका कोई मशीनी हिस्सा काम करना बंद कर दे तो आप जिंदा तो होंगे पर नाकारा हो चुके होंगे और धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं तो हमेशा से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, पर इस तरह का नहीं। मशीन और इंसान को मिलाना छोड़िए। जाने माने बायोकेमिस्ट ग्रेग वेंटर तो इंसानों को दूसरे जीवों के साथ मिलाने की बात करते हैं। क्या नासा जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपनाकर एस्ट्रोनॉट की नई ब्रीड तैयार करेगा? वेंटर का कहना है कि हमें जो ट्रेड्स नेचर से नहीं मिले, हम उन्हें अपना डीएनए बदलकर हासिल कर सकते हैं ताकि हम स्पेस ट्रेवल के लायक बन सके। वेंटर एक ऐसे सेंटर के हेड है जहां साइंटिस्ट अलग अलग डीएनए मिलाकर कमाल के नतीजे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ अंधेरे में चमकने वाली बिल्लियां, चमकदार मछलियां और स्पाइडर सिल्क बनाने वाली बकरियां तैयार कर ली हैं। वेंटर चाहते हैं कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स में दूसरे जीवों के जीन्स डालकर ह्यूमन हाइब्रिड तैयार करे। अगर सेल रिपेयर मैकेनिज्म को तेज किया जा सके तो हम खुद को आउटर स्पेस में जिंदा रहने के ज्यादा काबिल बना पाएंगे। एक हाइब्रिड एस्ट्रोनॉट में हड्डियां बनाने वाले जीन्स डाले जा सकते हैं जो उसे कुदरती तौर पर रेडिएशन से बचाएंगे। हम अपने शरीर का ढांचा भी बदल सकते हैं। आउटर स्पेस में टांगों की जरूरत ना के बराबर है। अगर हम हमारे पैर हाथों जैसे बना लें तो फिर हमारे पास टूल्स पकड़ने के लिए 20 उंगलियां होंगी। इस हद तक ईश्वर बन जाना मतलब बिल्कुल नए तरह के इंसान बना लेना। पता नहीं हमारा क्या होगा। इंसान के डीएनए को बदलने पर फिलहाल अमेरिका में रोक है, पर चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में चीनी साइंटिस्ट ने घोषणा की कि उन्होंने डिजाइनर बेबी तैयार कर लिया है। देखिए, आप एक एम्ब्रियो से कुछ नया तैयार कर लेते हैं और आपकी कोशिश आखिरकार एक सुपर ह्यूमन बनाने की है, तो सच ये है कि आप सुपर विलन बनाने जा रहे हैं। चीन स्पेस में लंबी छलांग लगा रहा है और नैतिकता का सवाल अमेरिका को सुपर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट बनाने की रेस में शामिल होने से रोक सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है और मैं ये समझता हूँ कि नासा इसमें पिछड़ रही है। इसी वजह से शायद चीन को हमें आंखें दिखाने का मौका मिल गया है। इसमें उस हद तक जाने की पोटेंशियल है जहां हम शायद एक अलग किस्म के इंसान बन जाएं। जनवरी 2017, CIA हेडक्वार्टर्स, लैंगली, वर्जीनिया। अमेरिकन इंटेलिजेंस के हाथ लगी KGB की 250 पेज की एक कॉन्फिडेंशियल फाइल सबके सामने लाई गई। फाइल्स में साइबेरिया के खाली मैदान में एक जंग का जिक्र है, लेकिन अगर रशिया की बात पर यकीन करें तो ये कोई आम जंग नहीं थी। इसके मुताबिक सैनिक साइबेरिया से गुजर रहे थे और तभी उनका सामना एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO से हुआ। ऐसा बताया गया है कि सैनिकों ने आकाश में मिसाइल दागकर इसे जमीन पर गिरा दिया और फिर UFO के मलबे से बाहर आए कुछ एलियंस। वो आपस में जुड़ गए और एक चमकदार गोला बन गया। गोला बड़ा होता चला गया और तेज रोशनी के साथ वो फट गया और उस धमाके से एक ही पल में 23 सैनिक पत्थर बन गए। एलियंस ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। ये सब उन सैनिकों ने देखा जो पेड़ों के पीछे छुप गए थे, इसलिए उन पर उस मौत की रोशनी का असर नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज जो जिंदा शरीर को पत्थर में बदल दे, ऐसी चीज हमने आज तक ना कभी देखी है, ना ही इसके बारे में हमने सुना है। एक बेहद सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर बने सैनिकों और UFO के मलबे को मॉस्को के बाहर बनी एक सीक्रेट लैब में लाया गया। रशियन साइंटिस्ट ने बताया कि सैनिक लाइमस्टोन जैसी किसी चीज में बदल गए थे। अगर ये सच है तो क्या रशिया के पास दूसरी दुनिया के हथियारों की टेक्नोलॉजी है? एक बार वो मलबा हाथ लगने के बाद रूस ने उन हथियारों की तकनीक समझ ली होगी। पर कुछ एनालिस्ट इस बात को अलग नजरिए से देखते हैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूसियों को किसी एलियन तकनीक या मटेरियल का पता चल गया हो। क्या पता केजीबी अपने ही सैनिकों पर किसी नई तरह के हथियार की टेस्टिंग कर रहा हो और उसे छुपाने के लिए ये कहानी बना ली हो। केजीबी की ये आदत है, वो चीजें छुपाते हैं या आधी बात ही बताते हैं या फिर कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बदल कर सुना देते हैं ताकि बाकी की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में रखा जाए। केजीबी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सीआईए ऐसे अनोखे और डरावने हथियार की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं कर सकता। वो किस तरह के हथियार तैयार कर रहे हैं और असल में वो चाहते क्या हैं? पत्थर बना देने वाले हथियार की सबसे डरावनी बात यह है कि हम नहीं जानते ये कैसे होता है। अगर हम खुद से ये सवाल पूछें कि कैसे हम एक इंसान को पत्थर में बदल सकते हैं, इसके लिए हमें पीछे देखना होगा कि आखिर पत्थर बनाने की नेचुरल प्रोसेस क्या है। फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में सब जानते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर पत्थर में बदलता है, लेकिन इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना मुश्किल है क्योंकि ये हद से ज्यादा धीमी प्रक्रिया है। हमने देखा कि ये नेचुरल प्रोसेस करोड़ों साल का वक्त लेता है। ये कोई तेज प्रोसेस नहीं है, पर रूसी रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि वो सैनिक तुरंत पत्थर बन गए। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पत्थर बनने की प्रोसेस को तेज कर सके, जिससे पत्थर बनने में करोड़ों साल की जगह बस कुछ महीने या एक साल ही लगे? इसका सुराग इंग्लैंड के रोलिंग हिल्स की एक रहस्यमयी जगह पर हो सकता है, जिस पर कहा जाता है शैतान का श्राप है। अगर आपको कोई चीज अपनी आंखों के सामने पत्थर बनते देखनी है तो इस जगह पर हो आइए, नॉर्दर्न इंग्लैंड की पेट्रीफाइंग वेल। सैकड़ों सालों से यहाँ के लोग इस डर में जी रहे हैं कि कुएं के पानी को छुआ तो वो पत्थर बन जाएंगे। अगर हम बहते पानी में कुछ डालें तो उस पर 1 या 2 महीने के अंदर ही पत्थर के कण जमा हो जाते हैं, वैसे ही जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हुआ था। पत्थर जमा होने की ये मैजिकल प्रक्रिया सभी चीजों के लिए बराबर है, चाहे वो मरा हुआ जानवर हो, बाइसिकल हो या जॉन वेन का हैट। तो इसका मतलब यदि हमें पत्थर बनना है तो हमें झरने के नीचे काफी देर तक बस खड़ा होना होगा। हालांकि ये प्रक्रिया फॉसिलाइजेशन के मुकाबले तेज है, लेकिन साइबेरिया में सैनिकों के पत्थर बनने जितनी तेज नहीं है। इन चीजों पर पत्थर की परत जमती है, अंदर से ये पहले जैसी रहती हैं, तो ये केवल इंक्रस्टेशन है। वो सैनिक तो अंदर बाहर पूरी तरह से पत्थर बन गए थे। वॉशिंगटन के साइंटिस्ट्स पत्थर बनने की अनोखी प्रक्रिया में कुछ ऐसा नया कर पाए हैं कि हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। साइंटिस्ट ने लकड़ी के एक टुकड़े को 2 दिन तक एसिड में डुबोए रखा, फिर अगले 2 दिन उसे सिलिका सॉल्यूशन में डुबो कर रखा, फिर उसे 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और कमाल हो गया। लकड़ी जलती नहीं है, बल्कि एसिड और सिलिकॉन से रिएक्ट करके बेहद सख्त सिरेमिक सिलिकॉन कार्बाइड में बदल जाती है। पूरी प्रक्रिया को 5 दिन लगते हैं, फॉसिलाइजेशन प्रोसेस के मुकाबले कई लाख गुना तेजी से। ये फिर भी उतनी तेज नहीं है जिससे सैनिकों के पत्थर बनने की घटना को पूरी तरह से समझा पाए। क्या ये प्रोसेस और तेज की जा सकती है ताकि सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो जाए? लेकिन सिरेमिक सिलिकॉन कार्बाइड रिपोर्ट में बताए गए लाइमस्टोन जैसा बिल्कुल नहीं है। जापान में 2019 में हुई एक खोज बताती है कि ये कोई खास बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। एक गर्म पानी के कुंड में एक नया वायरस मिला है, एकांथमीबा कैस्टेलानी। इसका निकनेम है मेडूसा वायरस, क्योंकि ये ग्रीक मैथोलॉजी के उस शैतान जैसा है जिसके बाल सांपों से बने हैं और जिसकी नजर जानलेवा है। जिसने भी उस शैतान के चेहरे और सांपों को देखा वो खुद पत्थर बन गया। उस शैतान की ही तरह जब मेडूसा वायरस अपने शिकार के कांटेक्ट में आता है तो उसे पत्थर जैसे खोल में बंद कर देता है और हमें वहाँ उस जिंदा क्रिएचर का एक स्टोन इमेज नजर आता है। जापान में मिला मेडूसा वायरस सिर्फ अमीबा पर ही असर डालता है, पर हो सकता है कि कोई एडवांस टेक्निक
ऐसे किसी वायरस से हथियार बना ले और इसे एम्पलीफाई करके इंसानों को पत्थर बना सके, जैसा उस रिपोर्ट में लिखा है। जो हमने मिथकों और कथाओं में सुना है, ये उसकी याद दिलाता है। हमारी टेक्निक के हिसाब से इंसान को तुरंत पत्थर बना सके ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये जरूर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम नहीं जानते। एनालिस्ट्स केजीबी की अब सामने आ चुकी उस रिपोर्ट का सच जानने की कोशिश में है, जिसमें एलियंस एक रहस्यमयी हथियार से रशियन सैनिकों को पत्थर बना देते हैं। क्या असल बात यह है कि रूसी इंटेलिजेंस सर्विस केजीबी, जिसे अब एफएसबी कहते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने में लगी है? बिल्कुल सही है, और ये ऐसा ही है। हो सकता है कि वो कुछ नई और अलग तरह की टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों और उसे हथियार बनाने की फिराक में हो। रिपोर्ट में जिस तेज चमक का जिक्र है, वो दुनिया के सबसे जानलेवा हथियारों से हुई धमाके की तरफ इशारा करती है। ऐसे हथियार जिसे रशिया साइबेरिया जैसी रिमोट जगहों पर टेस्ट करता है। हो सकता है कुछ ऐसा था जो कंट्रोल से बाहर हो गया। इससे निकली तेज गर्मी ने सैनिकों के शरीर के पानी को सुखा दिया और वो पत्थर बन गए। कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर आप उसके करीब हैं तो आपको एक पल में राख कर देगा। कुछ लोग मानते हैं कि साइबेरिया में जो भी हुआ वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। इतिहास बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रिमोट इलाकों में न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान सैनिकों की मौत हो गई थी, जहां ये सब देखने वाला कोई नहीं था। न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान हजारों सैनिक रेडिएशन के हद में आ जाते हैं। 20 साल तक जेम्स ओबर्ग ने रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बहानेबाजी को कवर किया है। उनके मुताबिक क्रेमलिन अक्सर एलियंस की कहानी बना देता है। मेरी स्टडीज बताती हैं कि 60 के दशक में रूस में यूएफओ दिखने की कहानियां सीधे सीधे रूसी हथियारों की टेस्टिंग का नतीजा थी। मार्च 1967, यूक्रेन से लेकर कॉकेसस तक हजारों सोवियत नागरिकों ने आकाश में आधे चांद के आकार की अजीबोगरीब रोशनियां देखी। ऐसी घटनाएं 1968 के बसंत तक चलती रही और सोवियत संघ के अखबारों में और टेलीविजन पर रिपोर्ट हुई, पर असलियत में सोवियत संघ आकाश से जमीन पर मार करने वाला एक इल्लीगल न्यूक्लियर सिस्टम टेस्ट कर रहा था। ये हथियार अमेरिका पर अचानक हमले के लिए टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्ट देर शाम को किए गए जब आकाश में अंधेरा था। रॉकेट के पंख आग से चमक रहे थे। लोगों ने जब आकाश में चमकते हुए घेरे देखे तो उन्हें लगा कि वो फ्लाइंग सॉसेज थीं। इनमें से कुछ को तो हम आज भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, जिन्हें रशियन साइंस ऑफ एकेडमी असली बताती हैं। पर कुछ ऐसा है जो हजम नहीं होता। अगर दूसरी दुनिया के विमान में एलियंस होने की केजीबी की रिपोर्ट लोगों को अंधेरे में रखने के लिए थी, तो इसे छुपाकर क्यों रखा गया? इन एलियंस और रूसी सैनिकों के पत्थर बनने की बातें एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में थी। इसे सिर्फ कवर अप कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता। रशियन मीडिया ने कभी कुछ नहीं बताया। ऐसी रिपोर्ट को सरकारी लेवल पर दबा कर रखा गया। रशिया आज भी बातें छुपाता है। साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में जो हुआ वो सच शायद कभी बाहर ना आ पाए। हो सकता है कि रशिया, जो आज भी एक सुपर पावर है, उसके पास इंसानों को पत्थर बनाने वाले हथियार हो, जिन्हें या तो उसके साइंटिस्ट ने बनाया हो या जो किसी तरह उसके हाथ लग गए हो। कुछ अलग ही तरह के युद्ध देखने को मिल सकते हैं। जनवरी 2019, चीन ने इतिहास रचा है। पहली बार एक रोवर चांद की दूसरी तरफ उतरा है। ये चीनी स्पेस साइंस की जीत है या चोरी की गई अमेरिकन स्पेस साइंस की? लगता है चीन के जासूस हर तरफ है।
उनके जासूस हर बड़े शहर में, हर मिलिट्री बेस के आसपास हैं और उनके जासूस नासा में भी मौजूद हैं। पहले इस खेल में अमेरिका और रशिया दो ही खिलाड़ी थे। स्पेस में पहला एस्ट्रोनॉट भेजने के 16 साल में ही चीन इन दोनों से आगे निकल गया। चीन बड़े ही जोर शोर से स्पेस में कदम बढ़ाने में लगा हुआ है। जब आप दुनिया को अपने आगे झुकाना चाहते हैं तो आप स्पेस को जीतने निकलते हैं और चीन यही कर रहा है। ये सब कुछ कब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। जब आप देखते हैं कि तरक्की इतनी तेजी से हो रही है तो सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, और तब आपको फिक्र होने लगती है। चीन ने स्पेस में ऐसी लंबी छलांगे ईमानदारी से नहीं लगाई हैं। वो अपने विरोधियों के यहाँ से चोरी करता रहा है और उसका बड़ा निशाना अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम है। ये भी शक है कि चीन का कोई जासूस अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में काम करता है। अमेरिका को इसका पता लगाकर सब सही करना होगा। FBI सुरागों की तलाश शुरू करता है और सस्पेक्ट्स की भी। वे चीन में पैदा हुए एक अमेरिकी डंग फैंग चंग को पकड़ती है, जिसने अपना नाम ग्रेग रख लिया है। वो नासा के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है। वो पहले रॉकवेल और फिर बोइंग के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर था। और ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं? ये स्पेस शटल बनाती और मेंटेन करती हैं। चंग हादसे का शिकार हुए स्पेस शटल कोलंबिया के क्रू कैबिन की डिजाइन और उसकी मेन बॉडी की टेस्टिंग में शामिल था। काम बड़ा था, पर इसके इतने पैसे नहीं मिलते कि कोई करोड़पति बन जाए। लेकिन चंग के पास बहुत पैसा था। उसकी महीने की सैलरी $5000 थी, पर उसने कई बिजनेस में पैसा लगा रखा था। कई जमीनें भी थी और कैश पेमेंट से बनाया हुआ एक घर भी। इतना कुछ इतनी सैलरी में नहीं हो सकता। FBI ने चंग पर नजर रखी। चंग घर से निकलता है और उसके पास कुछ डिप्लोमेटिक फोल्डर्स हैं। करीब 640 किलोमीटर दूर कार चलाकर वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, जहां वो चाइनीज कॉन्सुलेट में जाता है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ऐसा करना काफी अजीब है। उन डिप्लोमेटिक फोल्डर्स में डंग फैंग चंग क्या ले गया है? रात के अंधेरे में FBI उसके डस्टबिन को खंगालती है। उन्हें चीनी भाषा के अखबारों के बीच छिपाए गए रॉकवेल और बोइंग के बेहद सेंसिटिव टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये काफी अजीब बात है। इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं OV तो कहीं STS लिखा है, मतलब ऑर्बिटिंग व्हीकल और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये शटल टेक्नोलॉजी है। FBI अगला कदम उठाती है। वो चंग को घेरते हैं, पर वो चीन को स्पेस सीक्रेट्स बेचने की बात से साफ इनकार कर देता है। FBI जानती है कि उन्हें चंग से सब उगलवाना पड़ेगा। जांच टीम के हाथ एक सबूत लगता है। चीन के एक टॉप एविएशन ऑफिशियल का चंग के नाम एक लेटर। इसमें लिखा है कि चीन धरती के चक्कर काटने वाला स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और चंग से इस बारे में टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की उम्मीद की गई है। पर ये अमेरिका है। यहाँ कानून पक्का सबूत मांगता है कि चंग ने सूचनाएं सचमुच आगे दी हैं और यहाँ ना एम्बेसीज पर छापा मार सकते हैं, ना ही डिप्लोमेटिक कागज खोलकर देख सकते हैं। उस लेटर में चंग से सीक्रेट चुराने को कहा गया है, पर FBI को सबूत चाहिए कि उसने ऐसा क्या वाकई किया। FBI सस्पेक्टेड चीनी जासूस ग्रेग चंग के घर की तलाशी लेती है। घर में कोई सबूत नहीं छोड़ा गया है और वहां स्पेस साइंस से जुड़ा कोई टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। घर के अंदर तो उन्हें कुछ नहीं मिला, पर घर के नीचे जरूर कुछ मिल जाता है। घर के पिछले हिस्से में डेक के नीचे उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो मकान के नीचे बने सीक्रेट कमरे तक जाता है। वहां उन्हें जो मिलता है उससे पूरी तस्वीर बदल जाती है। फर्श से छत तक जाती अलमारियों में डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं।
घर के नीचे उस तंग जगह से 2.5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मिले और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। डॉक्यूमेंट्स के इस ढेर में इंसान को स्पेस में भेजने के लिए डेल्टा IV बूस्टर रॉकेट समेत अमेरिका की कुछ सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी की जानकारियां थी। सितारों को छूने की कोशिश में जुटे चीन के लिए इतना काफी था। इन जानकारियों में स्पेस शटल सिस्टम, रॉकेट टेक्नोलॉजी, मिलिट्री हार्डवेयर सब कुछ था और चंग ये सब कुछ 30 साल से कर रहा था। FBI आखिरकार चंग को अरेस्ट करती है और उस पर मुकदमा चलता है। पता चलता है कि वो तब तक चीनी सरकार से $30 लाख ले चुका था। चंग इकोनॉमिक एस्पियोनेज एक्ट के तहत अपराधी घोषित होने वाला पहला अमेरिकी है और FBI के लिए ये बड़ी सफलता है। चंग को 15 साल की जेल हुई, पर उसकी धोखेबाजी ने चीन को शायद स्पेस की दौड़ में आगे कर दिया। ये जीत तो थी मगर खोखली थी क्योंकि नुकसान हो चुका था और चंग के कारनामों से चीन काफी फायदा उठा चुका था। ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका से पहले स्पेस में कोई माइलस्टोन हासिल कर लेगा। ऐसा पहले भी हुआ था जब रूस ने स्पेस में स्पुतनिक भेजा था। अगस्त 2017, टेक बिलियनर यूरी मिलनर स्पेस में एलियन सिग्नल तलाशने के लिए $10 करोड़ खर्च कर देते हैं। उन्हें सफलता अब जाकर मिली है। उनके ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट ने ओरेगा स्टार सिस्टम से आए 15 अजीब सिग्नल पकड़े हैं। ये यूनिवर्स में बाहर की तरफ फैल रही रेडियो एनर्जी की लहरों जैसे हैं, ठीक जैसे पत्थर मारने पर पानी में लहरें पैदा होती हैं। ये सिग्नल साफ तौर पर आर्टिफिशियल हैं और ये बार बार आ रहे हैं। दूसरी दुनिया से हमें इसी तरह के सिग्नल आने की उम्मीद थी। अब साइंटिस्ट्स के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अगर ये सिग्नल कोई मैसेज है तो इसका मतलब क्या है और इस एलियन कोड को आखिर कैसे समझा जा सकता है? साइंस फिक्शन में तो ये आसान लगता है। डरने की जरूरत नहीं, हम मंगल से हैं। फिल्मों में तो एलियंस बड़ी ही क्लासिकल इंग्लिश बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ शायद मेरे दोस्तों से भी अच्छी इंग्लिश, लेकिन असलियत में ऐसा होने के चांसेस नहीं है। वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। उस रहस्यमय रेडियो सिग्नल में क्या संदेश छुपा है, ये दुनिया की किसी भी भाषा को डिकोड करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एलियन संदेशों को पकड़ते वक्त हमें तैयार रहना होगा, सिर्फ इंग्लिश के एलियन वर्जन के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग तरह या अलग लेवल के साउंड, स्मेल, सिंबल्स या कलर्स के लिए जिन्हें एलियन इस्तेमाल करते होंगे। एलियंस हमसे कैसे बात करेंगे, ये समझने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए नासा करोड़ों डॉलर इस रिसर्च में लगा रही है कि एनिमल्स कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और आगे पास करते हैं। धरती पर भी एनिमल हमारे मुकाबले बिल्कुल अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। चमगादड़ों को ही देखिए, अगर हम उनकी एक इंटेलिजेंट ब्रीड बना सकें तो वो सोनार के जरिए हमसे बात करेगी। पक्षियों की एक किस्म है जो मेलोडी के जरिए कम्युनिकेट करेगी, या कुत्तों को देखिए, वो स्मेल के हिसाब से सोचते हैं। हजारों तरह की स्मेल्स उनके दिमाग में आती जाती रहती हैं, तो वो कम्युनिकेट भी उसी से करेंगे। नासा ने ज्यादा पैसा डॉल्फिन से कम्युनिकेट करने की कोशिश में लगाया है, क्योंकि धरती पर इंटेलिजेंट एलियन जैसी बस डॉल्फिन्स ही हैं। डॉल्फिन्स जमीन पर नहीं रहती, ये पानी में रहने वाले जीव हैं, लेकिन ये बेहद इंटेलिजेंट होती हैं। 3 डॉल्फिन्स, जिनमें तेज दिमाग वाली पीटर भी है। इन्हें कैरिबियन में पानी के नीचे बनी एक स्पेशल लैब में लाया गया है। शायद एक दिन हम समझ पाएं कि ये क्या बोलती हैं। उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि यहाँ के साइंटिस्ट ने खुद को ऑर्डर ऑफ द डॉल्फिन्स नाम दे दिया। उनका मानना था कि डॉल्फिन्स को एक दिन यूएन में भागीदारी मिलेगी और वो दुनिया भर की डॉल्फिन्स को रिप्रेजेंट करेंगी और शायद दुनिया के कामकाज में हिस्सा भी लेंगी। 23 साल की मार्गरेट हो अपनी मर्जी से टीम का हिस्सा बनी। उनका ज्यादा इंटरेस्ट पीटर नाम की यंग मेल डॉल्फिन में था।
यहाँ तक कि वो तो 24 घंटे टैंक के अंदर रहने लगी और उसका डेस्क छत से लटकता था ताकि कागज गीले ना हो जाएं। मार्गरेट का एक लक्ष्य ये था कि पीटर उसे नाम लेकर बुलाए। वो हर रोज पीटर के सामने हेलो मार्गरेट कहती, ये सोचकर कि वो भी उसकी नकल करने लगेगा। पर 3 साल बीत गए और नतीजा कुछ नहीं निकला। अगर अपना मुंह पानी से आधा बाहर निकालकर पीटर कुछ कहना चाहे जैसे हेलो मार्गरेट, पर क्या पीटर इसका मतलब समझता है, ये हम नहीं जानते। टीम को समझ में आया कि अलग अलग स्पीशीज के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, इसीलिए एलियन से मिले सिग्नल को समझ पाना भी इम्पॉसिबल लगता है। एलियन कभी भी अच्छी इंग्लिश या दूसरी कोई भाषा नहीं बोल पाएंगे, ये उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में ही नहीं है। अगर हम डॉल्फिन से बात नहीं कर पाए, जो कि बायोलॉजिकली हमारे जैसी ही है, तो इस बात का क्या चांस है कि हम दूसरे एलियन से बात कर पाएंगे? कुछ साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि बाहरी स्टार सिस्टम से आए कोडेड सिग्नल को समझने का एक तरीका हो सकता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स अंतरिक्ष की यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं। जो इंजीनियर दूसरे प्लैनेट्स पर रेडियो टेलीस्कोप बनाते होंगे, उन्हें थोड़ा बहुत मैथ्स और फिजिक्स तो आता ही होगा, और यही लैंग्वेज हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दूसरी कल्चर के लोग अगर मैथ्स जानते हैं तो उन्हें मैथ्स के जरिए कुछ समझाना आसान है। बेशक वो एक लिखने के लिए लाइन या 0 के लिए गोल नहीं खींचते होंगे, पर इनके लिए उनके अपने संकेत तो होंगे, या शायद ऑन या ऑफ। कुछ साइंटिस्ट्स ओरेगा से आए सिग्नल डिकोड करने में लगे हैं, मगर कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। जो भी ये सिग्नल भेज रहा है वो बहुत पावरफुल है। 2018 एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन लर्नर्ड के रिसर्च पेपर में ये चेतावनी है कि ब्रेक थ्रू लिसन की तरह पिकअप किए गए एलियन सिग्नल्स एक हाई हेलो की बजाय धरती पर एलियन का हमला हो सकते हैं। ये एक सिविलाइजेशन हम तक पहुंचकर क्या ये जानना चाहती है कि क्या वो यूनिवर्स में कहीं अकेली तो नहीं, या वो हमसे कुछ चाहती है। हो सकता है कि किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने ये रेडियो सिग्नल ये कहने के लिए बनाया हो कि हे, हम भी यहाँ हैं। या फिर क्या ये सिग्नल मछली के चारे जैसा है? क्या हम धरतीवासी उनके शिकार हैं? हो सकता है वो हमें पकड़ने के इंतजार में बैठे हों। पूरे एनिमल किंगडम में हर शिकारी यही चाल अपनाता है। एक मोटी सी भद्दी सी मछली है, एंगलर फिश, पर इसके दांत बहुत अनोखे होते हैं। इस पर एक चमकीला एंटीना लगा होता है जो इस तरह हिलता है और शिकार फंसाने का काम करता है। जो भी जीव एंटीना की तरफ खींचे आते हैं, उन्हें ये मछली अपने मजबूत जबड़ों में फंसा लेती है। शायद एलियन सिग्नल का मकसद भी यही हो। अगर वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं तो संभल कर चलना होगा। हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, या फिर क्या पता शायद उनका लंच भी। सिग्नल को खोलना भी खतरनाक हो सकता है, क्या पता ये कोई सुपर वेपन हो। एक बेहद इंटेलिजेंट और सुपीरियर सिविलाइजेशन हमें मैसेज की शक्ल में कोई इंटेलिजेंट वायरस भेज सकती है, जो शायद अपना रूप बदलकर धरती पर सब कुछ कंट्रोल करने लगे। लर्नेट की चेतावनी है कि एलियन सिग्नल हमारे कंप्यूटर्स को बंद करके हमारी टेक्नोलॉजी को खत्म कर सकता है। और भी बुरा ये कि वो लोग हमारी लैब्स और फैक्ट्रीज को हाईजैक करके धरती पर एलियन सिविलाइजेशन तैयार करने लगेंगे। ये एक प्रोग्राम की तरह होगा जो डाउनलोड किया जाए और वो खुलेगा और बाकी चीजों को रेप्लिकेट करने लगेगा। मेरी नजर में अपनी स्पीशीज को मल्टीप्लाई करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ब्रेक थ्रू लिसन सिग्नल अभी तक ना समझ आया है, ना डिकोड हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसे इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर हमें एलियन सिग्नल मिलता है और हम उसे डिकोड करते हैं तो ये हमें बर्बाद कर सकता है, और जब तक हमें कुछ पता चलेगा चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी। एक घोड़ा गाड़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल वर्जिल गस ग्रिसन का शव कब्रिस्तान जा रहा है। वो उन 3 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं जो केप कैनेडी में अचानक लगी आग में मारे गए।
अमेरिका का हर इंसान सदमे और दुख में है। नासा में ऐसा हादसा पहले नहीं हुआ है। 1967 में इनके 3 सीनियर एस्ट्रोनॉट दर्दनाक ढंग से मारे गए, लेकिन जिन हालात में वो हादसा हुआ वो 50 साल बाद भी बहस का मुद्दा है। 27 जनवरी 1967 केप कैनेडी, फ्लोरिडा, नासा का नया अपोलो 1 कमांड मॉड्यूल सैटर्न 1B रॉकेट पर लगा है और स्पेस में जाने के लिए तैयार है। अपोलो 1 उस वक्त का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेस इक्विपमेंट था। वो अपने वक्त से कई ज्यादा आगे था। इस स्पेस फ्लाइट से ये साबित हो जाता है कि 3 लोगों की जगह वाला वो नया और बड़ा स्पेसक्राफ्ट चांद तक जाने के लायक था। ये स्पेस फ्लाइट अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है। इस बेहद अहम मिशन के लिए नासा अपना सबसे खास क्रू चुनता है। कमांड पायलट गस ग्रिसम, सीनियर पायलट एड वाइट और पायलट रॉगर कैफे। नासा चाहता था कि इस पहले अपोलो मिशन का कंट्रोल उसके बेहतरीन एस्ट्रोनॉट के हाथ होना चाहिए, लेकिन कमांडर गस ग्रिसम के मन में कुछ डाउट्स हैं। Hey, we got fire in the cockpit. Hey, we got a bad fire! मुझे लगता है गस समझ पा रहे थे कि उस कैप्सूल पर अभी और काम होना बाकी था और वो इस बात से खुश नहीं थे। गस ग्रिसम एक वॉर हीरो थे जो कोरिया में फाइटर प्लेन उड़ा चुके थे। 40 साल के गस मेहनत करके बाकी एस्ट्रोनॉट से आगे निकल गए। स्पेस में जाने वाले वो दूसरे अमेरिकन थे। उन्हें आगे भी बहुत कुछ करना था। अगर अपोलो 1 सफल होता तो हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नहीं बल्कि गस ग्रिसम को याद करते। लॉन्च की तारीख से 1 महीना पहले क्रू फुल सिस्टम चेक के लिए क्राफ्ट में जाता है। वो केबिन में है, दरवाजा बंद हो चुका है और वो बाहर की दुनिया से कट चुके हैं। एक्चुअल मिशन जैसे हालात पैदा करने के लिए कैबिन में ऑक्सीजन भरी जाती है। ओह, कॉकपिट में आग लग गई है। ऑप्शन, ओह, कैबिन में आग है। आग पकड़ने वाली चीजों से कैबिन भरा हुआ था। क्रू के स्पेस सूट भी आग पकड़ लेते हैं। प्योर ऑक्सीजन थी वो, इसमें तो हमारी स्किन भी जल जाएगी। इससे पहले कि फायर फाइटर वहां पहुंचे, तीनों एस्ट्रोनॉट धुएं से भरे कैबिन का दरवाजा खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। कुछ ही सेकंड्स में कैबिन के अंदर इतना प्रेशर हो गया कि इस प्रेशर के अगेंस्ट दरवाजा खोला ही नहीं जा सकता था। वजनदार हथौड़ा मारते तो भी नहीं। जब तक इमरजेंसी दरवाजे को खोला जाता, तीनों एस्ट्रोनॉट जलकर राख हो चुके थे। सोचिए, लॉन्च पैड पर मौजूद लोगों को ये जली हुई बॉडीज बाहर लाना कैसा लगा होगा। किसी भी इंसान के लिए ये जिंदगी का शायद सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा। जनवरी 1967। नासा ने पहले कभी भी मिशन पर अपना एस्ट्रोनॉट नहीं खोया है और अचानक एक दर्दनाक हादसे में ये एक साथ अपने 3 बेहतरीन लोग खो देता है। कुछ लोगों के मन में ये आता है कि सोवियत संघ ने अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम को अपना निशाना बनाया है। नासा की अगले 2 साल में चांद पर कदम रखने की योजना है, इसलिए सोवियत संघ का नासा पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब भी एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोई जानलेवा हादसा होता है, तब यही माना जाता है कि ये हादसा नहीं है, ऐसा किसी ने जानबूझकर किया और इसके पीछे रूस ही होगा, क्योंकि अमेरिका से उसका मुकाबला है और वो इसे आगे बढ़ते नहीं देख सकता। लॉन्च के वक्त केप कैनेवल के नजदीक ही एक रूसी जहाज था जो हमें सुन रहा था, हमें देख भी रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ये मानता है कि इस घटना के पीछे कोई अपना ही है और वो सच को सामने लाकर रहेगा।
थॉमस बैरन वहाँ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर थे। उन्होंने 500 पेज की रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। बैरन का दावा है कि उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स देखी थी और अपोलो 1 एक मौत का फंदा ही था। रिपोर्ट फाइल करने से पहले बैरन ने नासा को बताया था कि लॉन्च पैड पर इरेगुलरिटीज थी और सब काम गलत हो रहा था। बैरन के मुताबिक इसके बाद उन्हें चुप करवाने का घटिया काम शुरू हो गया। बैरन बताते हैं कि काले कपड़े पहने एक आदमी ने उन्हें बहुत परेशान किया। वॉशिंगटन में बोरमन, मैकडेविड, स्लेटन, स्कीरा और शेफर्ड नाम के 5 एस्ट्रोनॉट अपोलो हादसे पर कांग्रेशनल सब कमेटी की सुनवाई अटेंड करते हैं। चुप करवाने की कोशिशों के बावजूद बैरन ने हादसे की जांच कर रही कमेटी के सामने गवाही दी। वो बताते हैं कि स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन और जिस तरह से इसकी जांच चल रही थी वो सीधे सीधे हादसे को इनविटेशन देना ही था। इस बारे में हुई कई स्टडीज में पता चला कि बैरन के ज्यादातर दावे सच थे। पर उनकी रिपोर्ट में सिर्फ टेक्निकल दिक्कतों पर बात नहीं थी। उन्होंने मॉरल ग्राउंड्स और कुछ खास एम्प्लॉयज के तौर तरीकों पर भी सवाल उठा। एक बड़ी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई नाराज एम्प्लॉय सब गड़बड़ कर दे। मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट में सब चीज़ों के बारे में बैरन ने जो सवाल उठाए वो 100% सही थे या नहीं, पर वो इतने सही ज़रूर थे कि हम उन पर गौर करें और सबके जवाब तलाश करें। ऑफिशियल रिस्पांस में रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। जवाब होता है हाँ, लेकिन हम काम कर रहे थे और सब कुछ ठीक करने में जुटे थे। सच सामने रखने के बदले में बैरन को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं कहूंगा उसका मुंह बंद कर दिया गया। 6 दिन बाद बैरन की मौत हो गई। वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे टाइटसविल की ट्रेन क्रॉसिंग पर मारे गए। सरकार ने कहा कि ये एक हादसा है। वो कार में रेलवे क्रॉसिंग पर थे और दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई। लेकिन कई लोग मानते हैं कि गवाही देने के कुछ ही दिन बाद बैरन की मौत हो जाना सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी है कि क्या ये घटना स्पेस प्रोग्राम के क्रिटिक्स की आवाज को दबाने की ओर इशारा करती है। 3 महीने की गहन जांच के बाद नासा ने कहा कि अपोलो 1 में किसी ने जानबूझकर गड़बड़ नहीं की थी, बल्कि उसमें आग लग जाना एक एक्सीडेंट था। ये साफ साफ कभी नहीं बताया गया कि आखिर कैप्सूल में आग कहां से और कैसे लगी। कमेटी में शामिल रहे एक्सपर्ट्स रिपोर्ट फाइल करने में बैरन की जिद की तारीफ करते हैं, पर सच को दबाने की साजिश वाली बात नहीं मानते। सबटाज की बात कभी जांच के लायक मानी ही नहीं गई, कभी भी नहीं। बैरन की मौत हादसा हो सकती है और नहीं भी। सच जो भी हो, नासा के इंजीनियर्स ने चैलेंज स्वीकार करते हुए 3 एस्ट्रोनॉट्स के मिशन को लॉन्च पैड पर उनके मारे जाने के 2 साल बाद तब पूरा किया जब अपोलो 11 चांद पर उतरा। जब आर्मस्ट्रॉन्ग आखिरकार चांद पर उतरे तो उन्होंने मारे गए एस्ट्रोनॉट्स की याद में अपोलो 1 का एक टुकड़ा वहां पर रखा और वो आज भी वहीं है। इस चैनल पर आपको ब्रह्मांड और अनसुलझी घटनाओं जैसे यूएफओ, ब्लैक होल और प्राचीन वस्तुओं के बारे में आकर्षक वीडियो मिलेंगे। आप यहाँ पर लेटेस्ट साइंटिफिक खोजों और सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे और ये कैसे हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। अगर आप विज्ञान और रहस्यों में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो देर न करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज को और हमारे साथ इस अद्भुत खोज और साहसिक यात्रा में शामिल हों।